नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम सभी प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों किया। तो अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी आबादी जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहती थी और अंग्रेजों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति को समर्थन देने के लिए उन्हें जंगल से कच्चा माल चाहिए था। तो इसी इच्छा से प्रेरित होकर इन्होंने शोषणकारी नीतियां अपनानी शुरू कर दी, जिससे आदिवासी समूहों में आक्रोश पैदा हो गया। क्योंकि जो आदिवासी थे इनका अपना एक कानून होता था, अपना रहन सहन होता था, पर अंग्रेजों ने क्या किया, इनके रहन सहन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो प्रारंभ में आदिवासी समूह बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों पर निर्भर थे और आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वे बहुत दुखी थे। और इसी वजह से आदिवासी जिनके पास पहले अपनी जमीन थी, उनकी अपनी जमीन पर भूमिहीन और बंधुआ मजदूर की स्थिति तक सिमट कर रह गए। यानी कि जिनकी पहले अपनी जमीन थी ना, अब वो अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और वन उत्पादों के उपयोग पर कई सीमाएं रखी गई और खेती को स्थानांतरित करने जैसी प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और इससे आदिवासियों की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई। और जो आदिवासी थे ये बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। क्या कहते थे? दिकू, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार या जो अंग्रेजी अधिकारी थे, इन्हें ये दिकू कहा करते थे। और इनके अलावा आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं को कम करके ईसाई मिशनरियों के ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयासों ने भी अंग्रेजों के प्रति नाराजगी को और बढ़ा दिया। और इनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप करने के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विविध जनजातीय समूहों ने अंग्रेजी सरकार के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। तो जब अंग्रेजों ने आदिवासियों के रहन सहन में, जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू किया ना, तब आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो एक एक करके हम सभी प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। तो देखिए, यहाँ से जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो यही पूछा जाएगा कि बताइए ये विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। दो ही प्रश्न बनते हैं। फिर भी मैंने आपको ये विद्रोह थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, ताकि आपको थोड़ा डिटेल में पता हो। जब आपको कहानी पता रहेगी ना, तो याद रखने में आसानी होगी। पर पूछा क्या जाता है? पूछा यही जाता है कि ये जो विद्रोह हुआ था ये किस क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। और कुछ और भी जो तथ्य पूछे जाते हैं वो भी मैंने साथ में कवर किए हैं। तो सबसे पहले है सन्यासी विद्रोह। तो आंदोलन का समय कब था? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के दौरान सन्यासी विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आज के बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में ये विद्रोह देखने को मिला था। और विद्रोहकारी कौन थे, यानी कि विद्रोह किया किसने था? तो सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायियों ने ये विद्रोह किया था। तो शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने ये विद्रोह किया था। और आंदोलन का कारण क्या था? तो हिंदू, नागा, गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना इसका कारण था। और परिणाम क्या हुआ था? परिणाम यह हुआ था कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। तो 18वीं सदी के अंतिम वर्षों 1763 से लेकर 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने
उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। और यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार के प्रांत में हुए थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में जो उनके द्वारा रचित एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? हिंदू, नागा और गिरी के जो सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये इसका प्रमुख कारण था। और इन सन्यासियों में अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। तो सन्यासी विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कई कठोर कदम उठाए थे और अंग्रेजों द्वारा 1820 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह का दमन कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली तो ये कि किस क्षेत्र में हुई थी, तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुई थी। और दूसरी ये कि विद्रोहकारी कौन थे, तो सन्यासी शंकराचार्य जी के अनुयायी थे। और तीसरी बात ये कि किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, तो आनंद मठ उपन्यास में इसका उल्लेख है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो सन्यासी विद्रोह से आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। तो सन्यासी विद्रोह के बाद अगला विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह, जो कि 1779 ईस्वी में हुआ था। तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के आंदोलन में तिलका मांझी को आदि विद्रोही का दर्जा प्राप्त है। तो तिलका मांझी ने ही पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था और तिलका मांझी को आदि विद्रोही का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीन पर पहाड़िया आदिवासियों के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। किसने? तिलका मांझी ने। और तिलका मांझी ने 1780 से 85 के मध्य ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर लगातार हमले किए थे और इसके लिए इन्होंने आदिवासियों और अन्य लोगों को एकजुट करना शुरू किया। और शाल के पेड़ की छाल में गांठ बांधकर गांव-गांव आदिवासियों को एकजुट होने का निमंत्रण भेजा गया। किसके द्वारा? तिलका मांझी के द्वारा। और तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तिलका मांझी को। और 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दे दी गई। किनको? तिलका मांझी को। तो पहाड़िया विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तिलका मांझी ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो पहाड़िया विद्रोह के बाद है चुआर विद्रोह, जो कि 1769 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। तो अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर कहते थे, इसीलिए इनके विद्रोहों को चुआर विद्रोह कहा गया। और चुआर जंगल साफ कर खेती करते, पशु पक्षियों का शिकार करते और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। और यह विद्रोह मुख्यतः बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र से शुरू हुआ था और इनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे और वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी, जो कि पाइकन जमीन कहलाती थी। तो जो अधिकांश चुआर थे ये पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें जमीन दी जाती थी और उस जमीन को पाइकन जमीन कहा जाता था। तो अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते ही चुआरों की पुश्तैनी जमीनें छीन छीन कर नए जमींदारों के हाथ बेचना शुरू कर दिया और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू कर दिया। और साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से ला लाकर पुलिस को उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया। तो पहले सिपाही कौन थे? तो ये चुआर थे। तो अब इनको हटाकर बाहर से पुलिस को उनकी जगह पर नियुक्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हजारों पाइक
जमीन, घर द्वार और जीविका का साधन सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगे और इन पाइकों यानी कि सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा कठिन हो गया था। और चुआर विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो नेता थे दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी शिरोमणि। इनका नाम याद रखिएगा। तो इस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये चुआर विद्रोहियों का नारा था कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो जब इन्होंने विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजी अधिकारी लेगुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था और लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया। और 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई थी। कब? 1805 ईस्वी में। तो चुआर विद्रोह से आपको क्या याद रखना है कि ये बंगाल के क्षेत्र में शुरू हुआ था और इन्हें पाइक भी कहा जाता था। पाइक यानी कि सिपाही। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दुर्जन सिंह और करणगढ़ की रानी शिरोमणि ने इसका नेतृत्व किया था। तो चुआर विद्रोह के बाद देखते हैं अगला विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी तक चला था। तो इसका समय है यानी कि शुरुआत हुई थी 1813 ईस्वी में। संस्थापक यानी कि नेतृत्व किसने किया था? टीपू ने किया था। और उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। तो यह विद्रोह बंगाल में हुआ था और टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। और पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? टीपू ने की थी। तो पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया था। तो करमशाह के द्वारा पागलपंथ चलाया गया था और ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो करमशाह के बाद उसके बेटे टीपू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था जिसे पागलपंथी विद्रोह कहा गया। तो 1825 ईस्वी में करमशाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक जारी रहा। और यह विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ करमशाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ 1813 ईस्वी में विद्रोह शुरू किया था। तो पागलपंथी विद्रोह से आपको यही याद रखना है कि यह विद्रोह कहां पर हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो टीपू ने इसका नेतृत्व किया था। तो पागलपंथी विद्रोह के बाद है भील विद्रोह। तो 1818 ईस्वी का भील विद्रोह जनजाति द्वारा उठाया गया पहला ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था और भील जनजाति का शांतिपूर्ण जीवन का एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए परिवर्तनों और सामंती व्यवस्था ने इन्हें सरकार के खिलाफ उग्र बना दिया। तो जो भील जनजाति शांतिपूर्वक रहती थी, अंग्रेजी सरकार के किए गए परिवर्तनों और हस्तक्षेप ने इन्हें उग्र बना दिया। तो वर्ष 1818 ईस्वी में सभी भील आदिवासी राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन से हाथ मिलाया और अब संधि के बाद अंग्रेज असली मालिक बन गए थे, क्योंकि अब उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार सौंप दिया गया था। और इसके अलावा भीलों को जंगल में प्रचुर मात्रा में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और इससे जनजाति की अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी काफी बढ़ गई थी और उन्हें विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए और विद्रोह को कुचलने के लिए एक सेना भेजी और घने जंगल में लगातार बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए सेना जंगल में गहराई तक जाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि जो आदिवासी थे ये तो जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे, परंतु जो अंग्रेजी सेना थी ये घने जंगल में भीतर तक तो जाने के लिए सक्षम नहीं थी। तो अंत में क्या होता है
कि एक ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल वाल्टर ने आदिवासियों के साथ शांति समझौता किया और मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों और उनके वन अधिकारों के अधिकारों में रियायत दी गई, यानी कि छूट दी गई। पर भले ही अंग्रेज विद्रोह को दबाने का दावा कर सकते थे, फिर भी भीलों के निवास वाले क्षेत्रों में वे कभी स्थायी शांति हासिल करने में सक्षम नहीं थे। तो अंग्रेजों का ये दावा तो था कि उन्होंने शांति बहाल कर दी है, पर कभी भी भील के निवास वाले क्षेत्रों में वे स्थायी शांति हासिल करने में सक्षम नहीं थे। तो उसके बाद आगे है फेराजी विद्रोह, जो कि 1820 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। तो फेराजी विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1820 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो दादू मीर इसके प्रमुख नेता थे। और फेराजी लोग किन्हें कहा जाता था? तो फेराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो शरीयतुल्लाह के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था जिसे फेराजी कहा जाता था, और इन्हीं के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसे फेराजी विद्रोह कहा गया। तो यह आंदोलन भी बंगाल में हुआ था, और इसके नेता कौन थे? तो दादू मीर इसके नेता थे। तो फेराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, और मोहम्मद मोहसिन, जिसे दादू मीर कहा जाता है, तो दादू मीर ने जमींदारों की जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को इकट्ठा किया, संगठित किया, और यह अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन था। तो दादू मीर ने यह नारा दिया कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है, और यह विद्रोह 1838 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चलता रहा, और कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक वहाबी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो फेराजी विद्रोह किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? बंगाल में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दादू मीर ने इसका नेतृत्व किया था। तो फेराजी विद्रोह के बाद है कोल विद्रोह, जो कि 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था। तो कोल भारत में छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है, इस क्षेत्र के निवासी थे कोल, और अंग्रेजों के आगमन से पहले वे अपने पारंपरिक प्रमुखों के अधीन पूर्ण आज़ादी का आनंद लेते थे। लेकिन अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद यह प्रथा उलट गई, और अंग्रेजी सरकार ने गैर आदिवासी साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों की अवधारणा भी पेश की, और इस वजह से कोल अपनी पारंपरिक जमीन बाहरी लोगों या साहूकारों के हाथों बेचने या ब्याज के रूप में देने को मजबूर हो गए, और उन्हें बड़ी मात्रा में कर भी चुकाना पड़ा। तो ब्रिटिश न्यायिक नीतियों ने उनके संकट को और बढ़ा दिया, और इस सबके चलते कोलों ने 1831-32 में अंग्रेजी सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता था, क्या नाम था? बुद्धू भगत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बुद्धू भगत। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और कई गैर आदिवासियों को मार डाला और उनके घरों को भी जला दिया। तो इनका सशस्त्र विद्रोह 2 साल तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से दबा दिया। तो उसके बाद अगला विद्रोह है खासी विद्रोह, जो कि 1830 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक चला। तो खासी विद्रोह 1830 से 33 के बीच उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ, और खासी विद्रोह खास करके असम वाले क्षेत्र में देखने को मिला। तो इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा वहां की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था, जिसके विरोध में उन्होंने यह विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था, और अंततः 1833 ईस्वी में अंग्रेजी सेना द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया। और इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1830 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और यह विद्रोह मुख्यतः असम वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। तो उसके बाद आगे है कूका विद्रोह, जो कि 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक चला था। तो कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह विद्रोह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। तो पहले यह धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था,
परंतु धीरे धीरे इस विद्रोह ने धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया और यह विद्रोह भी अंग्रेजों के विरुद्ध ही था। तो सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका भी कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा कूका विद्रोह शुरू किया गया था। तो कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल, जिन्हें सियान साहब कहा जाता था, उनके द्वारा और उनके शिष्य बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा पश्चिमी पंजाब में किया गया था कूका विद्रोह। तो कूका लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली थी। तो एक प्रकार से इन्होंने पंजाब पर शासन करना शुरू कर दिया था, पर अधूरी तैयारी में ही यह विद्रोह भड़क उठा, जिस कारण यह विद्रोह दबा दिया गया। तो 1882 ईस्वी में आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को अंग्रेजों के द्वारा रंगून भेज दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और बिना नेता यह आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे पूर्णतः खत्म हो गया। तो कूका विद्रोह की शुरुआत कहाँ पर देखने को मिली है? पंजाब वाले क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत किसने की? तो भगत जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। तो कूका विद्रोह के बाद देखते हैं खोंड विद्रोह, जिसकी शुरुआत 1837 में हुई थी और 1856 ईस्वी तक खोंड विद्रोह चला था। तो उड़ीसा में 1837 से लेकर 1856 में खोंड विद्रोह हुआ था और चक्र बिसोई खोंड लोगों के नेता थे। तो खोंड विद्रोह कहाँ पर देखने को मिला था? तो मुख्यतः उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। और इसके नेता कौन थे? तो चक्र बिसोई इसके नेता थे। तो उनके विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मारिया, जिसे बलिदान कहा जाता है, मारिया की प्रथा को दबाने का अंग्रेजों का प्रयास था और बदले में जमींदारों और साहूकारों की आमद के साथ नए करों का पेश करना था। तो खोंड विद्रोह क्यों हुआ था? तो वहाँ की जो जनजाति थी उसमें बलिदान की प्रथा थी, जिसे मरिया कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया और इसके साथ साथ वहाँ के जो जमींदार थे और साहूकार थे ना, उन्होंने भी ब्याज काफी बढ़ा दिया था और अंग्रेजों ने भी कर काफी बढ़ा दिया था। तो ये कई कारण थे जिस कारण खोंड विद्रोह देखने को मिला। तो इसके नेता कौन थे? तो चक्र बिसोई इसके नेता थे। तो उसके बाद आगे है संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 के दौरान देखने को मिलता है। तो संथाल विद्रोह संथाल जनजाति के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रणाली दोनों के ही खिलाफ था और वर्तमान के झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो संथाल विद्रोह झारखंड का विद्रोह था। अगर हम मुख्य रूप से देखें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह कहाँ पर देखने को मिला था, तो आपको झारखंड ही लगाना है, क्योंकि मुख्य रूप से ये झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिला था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 सहोदर भाइयों ने किया था, सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव। चारों नाम याद रखिएगा, जिसमें से 2 नाम काफी महत्वपूर्ण हैं, सिद्धू और कान्हू। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथालों ने मुख्य रूप से राजमहल और भागलपुर के बीच के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसे दमने कोह के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ भी विद्रोह किया, जिसे इन्होंने दिकू कहा। और इनका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी या अंग्रेजी शासन का पूरी तरह से सफाया करना था। तो पुलिसकर्मियों, जमींदारों, राजस्व और अदालत के अधिकारियों द्वारा संथाल लोगों पर किए गए शोषण ने इनका आक्रोश और भी बढ़ा दिया था। तो साहूकारों ने संथालों से 50% से लेकर 500% तक की अत्यधिक ब्याज दर वसूल की। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार ने भी गरीब संथालों के साथ न्याय करने की बजाय उनका शोषण किया, उत्पीड़न किया। तो 1855 ईस्वी में 10,000 से अधिक संथालों ने औपनिवेशिक सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन 1856 में इन्हें अंततः अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया और आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया गया। तो संथाल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव ने
इसका नेतृत्व किया था, जिसमें से दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो संथाल विद्रोह के बाद है मुंडा विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुंडा लोगों ने अंग्रेजों को बहुत जबरदस्त शिकस्त दी थी। तो यह विद्रोह 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1901 ईस्वी तक चलता रहा। तो मुंडाओं के विद्रोह का क्षेत्र भी छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। तो यहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, झारखंड से। और इनका प्रमुख नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा इनका प्रमुख नेता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। और इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। किसे? मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था और इस तरह की खेती को खुंटकुटी कहा जाता है। तो जो मुंडा जनजाति थी, ये सामूहिक खेती करती थी और इस तरह की खेती को क्या कहते थे? तो खुंटकुटी कहते थे। तो मुंडाओं की जमीन पर जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिससे मुंडाओं में आक्रोश था और मुंडाओं द्वारा छिटपुट विद्रोह किए जाते रहे थे। किंतु मुंडाओं को संगठित करने का प्रयास किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को एकत्रित यानी कि संगठित करने का प्रयास किया था। तो बिरसा मुंडा का उदय एक चमत्कारी नेता के रूप में हुआ था। बिरसा मुंडा लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। ये बिरसा मुंडा कहते थे, मुझमें ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं तुम्हें इस शोषण और अन्याय से मुक्त कराऊंगा। और धीरे धीरे लोगों में यह विश्वास बढ़ता गया कि वास्तव में बिरसा मुंडा में कोई चमत्कारी शक्ति है और ये इन दिकुओं को यानी कि बाहरी लोगों को भगा सकते हैं। तो धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा को देखने के लिए एकत्रित होने लगे और 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दौरान बिरसा मुंडा ने अचानक उग्र रूप धारण किया और अंग्रेजों को मार भगाने के लिए तथा जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए सभी मुंडाओं को एकत्रित करने लगे और इसने आह्वान किया कि अब पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा। तो बिरसा मुंडा ने कहा था कि इन दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त से हमारी धरती लाल हो जाएगी। तो बिरसा मुंडा ने 5 जनवरी 1900 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत कर दी और चारों तरफ भयंकर रक्तपात होने लगा। शुरू में तो अंग्रेज महाजन और जमींदार मारे गए, किंतु बाद में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह का सामना किया और अंग्रेजों ने मुंडाओं के विद्रोह का दमन कर दिया और बिरसा मुंडा पकड़े गए और इन्हें रांची के जेल में डाल दिया गया। और कुछ समय के बाद जेल में ही हैजा से इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। लोगों के अनुसार इन्हें जेल में जहर देकर मारा गया था, परंतु अंग्रेजों ने कहा था कि इनकी मौत हैजा के कारण हो गई। तो ये था मुंडा विद्रोह। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था, ये सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था, ये भी सही है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, ये भी सही है। पहाड़िया आंदोलन का नेतृत्व मुकुंद राय, ये गलत है। पहाड़िया आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में खुंडकट्टी प्रणाली या संयुक्त स्वामित्व निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? तो खुंडकट्टी प्रणाली हमने पीछे पढ़ा कि सामूहिक रूप से खेती होती थी, किसके द्वारा? मुंडा समुदाय के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1875 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह मुख्य रूप से झारखंड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो कोल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र है झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा मिलती है? तो आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह की चर्चा मिलती है? सन्यासी विद्रोह की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि कूका विद्रोह कहां पर हुआ था? तो कूका विद्रोह पंजाब के क्षेत्र का विद्रोह था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।